काला पानी, लिपुलेख, लिम्पुआधुरा, जिसको लेकर भारत लगातार यही कह रहा था कि ये हमारा हिस्सा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के साथ नेपाल में सारे एमपीज ने मिलकर अप्रूव कर दिया है और मान लिया है कि जो नया मैप है उनमें ये सारे हिस्से नेपाल की तरफ है, यानी कि ये नेपाल का ही अभिन्न हिस्सा है। इसका क्या असर पड़ सकता है? और जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है कि दरअसल ये नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि नेपाल जैसा देश भी अब हमारे खिलाफ बोलने लगा है और चीन के उकसावे में आ गया है। क्या वाकई ऐसा होता नजर आ रहा है? और योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरीके से ओली ने, प्रधानमंत्री है नेपाल के, संजीव, उन्होंने जो बयान दिया है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नेपाल के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो 1900 किलोमीटर के आसपास है और उसमें से 98% कहीं कोई विवाद नहीं है। मात्र 2% का हिस्सा जो है वो आज विवादों में है। तो क्या इस विवाद की वजह से भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संबंध को खत्म किया जा सकता है? प्रश्न ये है। समझ में नहीं आ रहा है कि वहां हो क्या रहा है, क्योंकि देखिए, नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं वो केवल जरूरतों के आधार पर नहीं परिभाषित होते हैं। वहां तो है सांस्कृतिक संबंध, हमारा भारत के जड़ों साथ का रिश्ता है। तो फिर ऐसे कैसे हो गया? हमारे आर्मी में हम देखते हैं गोरखा बटालियन है, वहां के लोग यहाँ पर आके काम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके। जी, अब देखिए, आपने कहा कि केवल बटालियन की ही बात नहीं है। नेपाली सिटीजन को हमारे यहाँ नौकरियों में अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे यहाँ जाहिर है कि कोई वीजा और पासपोर्ट का चक्कर नहीं है। और हमारे जो सेना प्रमुख हैं उनके सेना के वो ऑनरेरी पोस्ट संभालते हैं, चीफ के, जनरल के, और उनके सेना प्रमुख हमारे सेना में जनरल का ऑनरेरी पद संभालते हैं। यानी कि मिलिटरली भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये संबंध जो है, जिसको बेटी रोटी का संबंध कहा जाता है, ये तो पौराणिक है। इसमें कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कल्पना करें कि एक जो कॉरिडोर है जिसे बदनाम किया गया रेड कॉरिडोर के रूप में, लेकिन पशुपति से तिरुपति भावनाएं तो उस तरह की हैं। तो वैसे में आखिर ये क्या हो रहा है? और जिस तरह से आपने कहा अभी अटैक्स हो रही हैं, तो जाहिर है चीन का खेल है। और सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि नेपालीज कांग्रेस को भी हमने देखा, मधेशीज जो लगातार सपोर्ट कर रहे थे, सबने मिलकर वो जो नया बिल है उस पर, नया मैप जो है उस पर मोहर लगा दी है। देखिए, ये आश्चर्य की बात है। ऐसा है कि जब देश की संप्रभुता को सवालों में ले आया जाएगा तो फिर कौन सा नेशनल सेंटिमेंट है। तो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को लेकर के एक बहस खड़ी कर दी गई है और उस बहस के आसपास देशवासियों को कहा जा रहा है पोजीशन लीजिए। तो कौन नहीं लेगा पोजीशन? बिल्कुल, अगर नेपाली कांग्रेस ने लिया है तो वो वही लेती, मधेसी वही लेते। आप जानती हैं, मधेसी तो भारत के साथ सांस्कृतिक रिश्ता है उनका। हाँ, एक शादी इधर होती है तो दूसरे उनके परिवार में शादी भारत में होती है। तो ऐसे में वो अगर ले रहे हैं ये पोजीशन, तो वो टेरिटोरियल सोवरेनिटी को इस तरह से उभारा गया है, भावनाएं उभारी जा रही हैं। अब जिस इलाके का आपने नाम लिया, उन 3 इलाकों में आप ये समझिए कि वो इलाका हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली कितना अहम है, क्योंकि लिपुलेख जो है उसी पास से घुस करके 1962 में चीनी आए और उन्होंने हम पर हमला बोला। हम तैयार नहीं थे और नुकसान हुआ हमें। आज आप हमें कहते हैं कि हम वो इलाका आपको दे दें। उस वक्त के राजा ने हमारी मजबूरी को समझा, उन्होंने फैसिलिटेट किया कि आप उस पूरे इलाके में, काला पानी में, लिम्पियाधुरा में और लिपिलोक में आप बने रहें और कोई मदद हमसे जरूरी हो तो आप हमसे प्राप्त भी करें। आज कम्युनिस्ट सरकार आती है और वो सब कुछ बदल देना चाहती है। वो 2% हिस्सा जो है 370 स्क्वायर किलोमीटर है, वो उनके लिए भले इतना महत्वपूर्ण न हो, लेकिन हमारे लिए तो संजीव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोबारा उधर से चले आते हैं। आज ही रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, 2020 वाला भारत है और हमारी ये पक्की तैयारी। और इन सबके बीच वो जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है वो नेपाल अपने मैप का हिस्सा बता रहा है। और एमईए का फेलियर नहीं है। और फिर कहते हैं कि नहीं, देखिए, एमईए की फेलियर की बात अगर आप करती हैं तो वो लगातार संवाद की बात कर रहा है, लेकिन वहां तो हो गया। पर वो तो आपने तो कैबिनेट में, नेपाल की सरकार ने तो पहले कैबिनेट में पास कर लिया, फिर पार्लियामेंट में भी पास आधा कर चुकी हैं। अब वो बातचीत की बात करते हैं, तो हम एमईए की फेलियर कहाँ ढूंढें? भाई, हमने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि देखिए, ये जो कार्टोग्राफिक
आप रीड्रॉ कर रहे हैं मैप के जरिए, जो आप ये नया कमाल दिखाना चाह रहे हैं दोनों देशों के नक्शे में, तो ये तो हम कैसे एक्सेप्ट कर ले। हमारे पास पिछले 60 साल से फौजें वहां खड़ी हैं, जिन 3 इलाकों का आप नाम ले रही हैं, अचानक से आप कहती हैं आप फौज पीछे हटा लीजिए। लेकिन पहली बार जब ये मैप सामने आया था उसी वक्त आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन बावजूद इसके नेपाल तो अपने स्टैंड से खिसका ही नहीं। इसलिए तो ये हमारी तरफ से फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं है? क्यों हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे आप मान लें? हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे सैनिकों को कमजोर करने के लिए तो नहीं बनेगी। हम उनको कन्विंस करना चाहेंगे, लेकिन क्या होता है नेगोशिएशन में, अगर आप कन्विंस ही नहीं होना चाह रहे हैं, बैक चैनल नेगोशिएशंस हो रही हैं, आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, पर आप तो भारत के खिलाफ चीन का रास्ता खोलना चाहते हैं। क्या हम ये मान लें? ये आपकी नियत में खोट है। आपकी नियत में खोट है। आप लिपुलेख को खोल देना चाहते हैं, और ताकि चीनी फिर से हमारे पास आ जाएं, हम उसको बंद करके रखेंगे। आप चीन के हाथ मजबूत कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए, हमने सड़क बनाई है, पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक हमने सड़क बनाई, और मई में उसके उद्घाटन के साथ ही ये समस्या और ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। हमने क्यों बनाया है? एक तो देखिए, ऐसा है कि श्रद्धालु जाते हैं कैलाश मानसरोवर, उस सड़क से वो प्रवेश करते हैं उस रास्ते में जो जाता है कैलाश मानसरोवर। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि सामरिक महत्व है उस सड़क का। बिल्कुल। तो आप कहते हैं कि हम वहां से सेनाएं हटा लें और हम आपको दे दें, ये कैसी बात होगी? स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस तरीके से हम कैसे कंसीड कर दें? बिल्कुल। तो क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, बड़े क्रूर तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, पर हकीकत वही है। उन्होंने सीधे कह दिया, बिना लाग लपेट के उन्होंने कह दिया। और आप तिब्बत का हाल देख लें। हाँ, वो गोरखनाथ धाम के वो मठाधीश हैं, और नेपाल के राजा पारंपरिक रूप से उनके संरक्षक हुआ करते थे। जाहिर है कि उनका अपना एक रिश्ता है नेपाल से, और उसके मठाधीश होने के नाते भी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं नेपाल से। समझाया था या चेतावनी दी थी? उन्होंने जो बात कही थी, अब उसको हम ये कहें कि बड़े बिना लाग लपेट की बहुत सीधे कह दिया कि आप तिब्बत हो जाएंगे। आप समझ लीजिए जो आप कर रहे हैं, योगी जी का स्टाइल है। हाँ, आप तिब्बत हो जाएंगे और देख लें, फिर आप अपना तय कर लें। तो इस पर केपी शर्मा ओली जी का आज का बयान संसद में आ कि भाई वो एक मुख्यमंत्री हैं और वो ऐसा कैसे बात कर सकते हैं, और वो आप हमारी संप्रभुता को ललकार रहे हैं, और नेपाल ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कोई, आप जो बातचीत की बात कहती हैं, ये कोई बातचीत वाली बात तो है नहीं। ये तो टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है, तो बातचीत कैसे होगी? और आप बैक चैनल टॉक्स भी नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक राज्य है, पर अंदाजा भी है कि कितने टाइम्स बड़ा है वो नेपाल से, पर हम उधर नहीं जाना चाहते। हम उधर नहीं जाना चाहते। देखिए, ये ताकत और मिलिट्री की बात नहीं है, बात तो बड़े भाई छोटे भाई की है ना यहाँ पर। लेकिन नेपाल को दरअसल इसी बात पर आपत्ति है कि हम छोटे भाई नहीं हैं, हमको बराबरी का दर्जा दिया जाए। ये ऐसा तो नहीं कि ये जो टीस बार बार थी, इसी पर कहीं ना कहीं कैपिटलाइज किया है चाइना ने कैपिटलाइज इसलिए किया है क्योंकि अगर हमने कहीं कोई फेलियर कंसीड करना है कविता, तो इस जगह पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया उन्होंने, लोन्स ज्यादा दे दिए उन्होंने नेपाल में, और इसके अलावा उन्होंने एड्स ज्यादा दे दिए। और ये सिलसिला शुरू होता है 2015 से। 2015 में जो अर्थक्वेक आया, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। मैं वहां गया था कवरेज पे, मैंने वहां देखा जो चीनी काम कर रहे थे उसके मुकाबले भारतीय जो काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो बेहतर काम हो रहा है। नेपालियों को ऐसा लग रहा था। हमने अपना प्रयास किया था, बल्कि वो ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि भारत की मीडिया यहाँ पर खाली यहाँ पर जो तकलीफ है, जो तबाही है, वो दिखाने के लिए आई है, न कि यहाँ पर और उन्होंने करने गो के बैक लिए मीडिया जैसे नारे भी लगाए, वो भी, पर वो इसी सेंटिमेंट का हिस्सा था, एको किया है वही। और वो उसके बाद दुर्भाग्य था ये, पर वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो लग गया नेपाल में, और वो 70 दिनों का इकोनॉमिक ब्लॉकेड, कितना भी चीन आ जाए, भारत पर नेपाल डिपेंड करता है। 70% ऑफ द एक्सपोर्ट अभी भी इंपोर्ट्स वहां भारत से ही हो रहे हैं। तो दवाएं भी नहीं पहुंचने लगी। कोरोना के वक्त भी जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था ओली जी ने, उन्होंने कहा जितने भी लोग भारत से आए हैं 85% ऐसे हैं जो कोरोना लेकर आए हैं, चीन से जो लोग आए हैं वो सेफ वाले हैं, ये बैड कोरोना लेकर आए। खराब कोरोना उनका नरम कोरोना है। पूरी दुनिया में बदनाम है चीन कोरोना एक्सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल। नेपाल को अच्छा लग रहा है, नेपाल को अच्छा, पर अब क्या है गड़बड़ इसमें कविता की, नेपाल
कुछ अपने नेतृत्व की अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में बहुत मुश्किल में फंस सकता है। हमें नेपाल से समस्या नहीं है, वहां जो रेजिम चेंजेस हुई हैं और खासतौर पर जो कम्युनिस्ट लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ये क्यों लगातार संजीव कह रहे हैं कि इसके लिए कहीं ना कहीं यूपीए सरकार जिम्मेदार है। उस दौरान जिस तरह की यहाँ पर लीडरशिप रही है, उस तरह का जो बदलाव किया, उसका ही नतीजा है कि आज हमारे नेपाल के साथ ऐसा। अब वो तो वेग बात हो गई कि उसमें क्या कहें, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में तो एक ही पॉलिसी होती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। सवाल ये है कि नेपाल और नेपालियों से तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां आ गई है कम्युनिस्ट लीडरशिप। वो कम्युनिस्ट लीडरशिप जो है वो एंटी किंग है, और किंग का हम लोग सपोर्ट किया करते थे किसी दौर में, वहां के राजा का। उस राजशाही तंत्र को उखाड़ फेंक करके वहां कम्युनिस्ट शासन में आए हैं। अब जो भी आ जाएंगे हम उनके साथ डील करेंगे, पर वो कम्युनिस्ट चीनी कम्युनिस्टों से अगर ज्यादा नेह लगाते हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है। वहां से 3,500 किलोमीटर दूर चीन का एक रास्ता है, वहां से वो पेट्रोल मंगवाने की बात करते हैं, और 350 किलोमीटर दूर बिहार के बरौनी से उनको तेल मिल रहा है फिलहाल। हाँ। उसका अगर वो ऑयल रिफाइनरी से उनको नहीं चाहिए, अगर वो उसका वो धन्यवाद भी नहीं करना चाहते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है। देखिए अल्टीमेटली क्या होगा, नुकसान न नेपाल न चीन का होगा न भारत का होगा, नेपाल का होगा। जी हाँ, एक दो बड़े एशियन पावर्स के बीच में आप उनके पावर प्ले में मत फंसिए, और भारत की विदेश नीति को नेपाल को बचाना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं ये उनका प्रोजेक्ट है भारतीय सरकार का, लेकिन नेपाल को बचाना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री ओली की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो गई है कि वो नेपाल की मित्रता में जो पारंपरिक मित्रता है भारत के साथ, उसको खत्म करना चाहते हैं, उसकी जड़ों में मट्ठा डालना। ऐसा लग रहा है जैसे आंखों में गड़ने लगा है भारत ओली के, जब से वो आए हैं तो उनके जिस तरह के स्टेटमेंट्स है। लेकिन संजीव अब क्या लगता है, एमईए की तरफ से ऐसा कौन सा दाव ऐसा हो सकता है जो गेम चेंजर साबित हो, जो कम से कम नेपाल के स्टैंड को बदल सकता हो? देखिए नेगोशिएशन और बातचीत, और बदले में आपको क्या चाहिए, बहुत सीधा प्रश्न है। आपने एक स्टैंड ले लिया है, अब उस स्टैंड को आपने पार्लियामेंट में पास कर दिया है, तो अब आप बातचीत का जगह नहीं छोड़ रहे हैं। अब बातचीत की जगह अगर नहीं छोड़ेंगे तो बातचीत होगी कैसे? तो ऐसे में बहुत ही, लेकिन हम तो कंसीड नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि वहां पेट्रोलिंग हो रही है, नहीं कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। नहीं, हम नहीं करेंगे तो नेपाल क्या करेगा, यही सवाल है। देखिए अगर आपने मैप में तो दिखा दिया, लेकिन वहां पेट्रोलिंग हम कर रहे हैं, अब क्या होगा? क्या आपको वो उदाहरण याद होगा कि बांग्लादेश में एक विलेज देके हमने दूसरा विलेज लिया, हमने लिया, वो उनके लिए मुफीद था, वो दूसरा विलेज हमारे लिए मुफीद था, वहां के लोग भारत में शामिल होना चाहते थे। ये अभी 2-3 साल पहले की घटना है ना? तो ऐसा क्या नहीं हो सकता है अगर संबंधों को बेहतर करना है। अगर आप बातचीत के लिए टेबल पर आना चाहते हैं तो कोई ना कोई सारी संभावनाएं हैं। हाँ। लेकिन आप चाहते ही नहीं हैं, और आप अगर चाइना के हाथ का प्यादा ही बनना चाहते हैं तो फिर कौन रोक सकता है? तो अब ये देखिए, वो इट्स अ लैंड ऑफ द पशुपति, वहां भारत कभी दूर नहीं होगा और चीन कभी दूर नहीं कर पाएगा है? और ऐसे में मुझे तो यही लगता है कि ये क्षणिक मामला है। नेपाल और भारत की मैत्री जो है वो ज्यादा दिन तक इस तरह से बाधित नहीं होगी। बस यही चिंता है कि बिग पावर गेम्स में कहीं फंस न जाए नेपाल। छोटा देश है, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ों के पावर प्ले में फंस जाए। तो ये था हमारा विश्लेषण। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं, कमेंट करें, अपनी राय दें, और साथ ही साथ किन किन विषयों पर आप चाहते हैं कि हम इस तरह का विश्लेषण करें उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े रहें।